अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जिसके बारे में वैसे तो बारहा बात की जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें जो है वो हम इस मसले को डिस्कस ना करें। ये जो नासूर हमारी जड़ों और जिसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि आपको कराची शहर की हर दूसरी गली में जो है वो बिकती हुई मंशियात नज़र आती है। मंशियात ने किस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को, हमारी पूरी फैमिली सिस्टम को बर्बाद किया है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। मंशियात जिस तरीके से खुलेआम कराची शहर में मिलती है, सप्लाई होती है, आती है, लोग खरीदते हैं, लोग इसका कारोबार करते हैं और सबसे बढ़कर जिस खुलेआम तरीके से लोग बैठ के पी रहे होते हैं और हर किस्म का नशा है। आप कोई भी, वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, यू नेम इट एंड वी हैव इट, वो वाला हिसाब होता है कि आप किसी भी नशे का नाम ले लें, आपको तमाम तर नशे यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, लोग करते हुए नजर आएंगे और लोग आपको बताते हुए भी नजर आएंगे और लोग साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि ये बेसिकली नशा मिलता कहाँ से है, ये नशा होता कैसे है और यहाँ पर जो है अगर कोई इनको पकड़ भी ले आकर तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। क्योंकि पुलिस से जब भी हम बात करते हैं, पुलिस हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि हम इनके साथ क्या ही कर लें, हम इनको जो है वो हवालात में बंद करके भी कितनी ही देर रख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि इसकी रोकथाम उस तरीके से मुमकिन क्यों नहीं है और अमूमी तौर पर जो ये बात कही जाती है कि अगर जो है वो लोग जो है वो मंशियात के आदी हैं तो उनकी फैमिली जब उनको रिहैब में डालती हैं तो रिहैब में भी जो है वो प्रॉपर्ली सही होकर, पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर सही होकर ये जो है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ क्यों नहीं आ पाते। तो आज के प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कराची का इलाका है मच्छर कॉलोनी और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हर तरफ गंदगी देख करके यहाँ पर मंशियात जो है वो खुलेआम बिक रही है। यहाँ पर जो है चलते हैं, ज़रा इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर नशा करने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? आसिफ। आसिफ, क्या कौन कौन सा नशा कर रहे हो? फिटर रोड है। हाँ, फिटर रोड है। ऑल नशा, ऑल कौन कौन से, जरा नाम बताओ। नाम तो किसी का मुझे सही तरह से पता नहीं, बाकी हम सब भाई भाई है। भाई भाई हो? चलो मुझे भी बहन ही समझो, बताओ ना कौन कौन सा नशा है, कितने का आता है? आई से क्रिश है, सब कुछ है। सब कुछ है। कहाँ से मिलता है? अलग अलग जगहों से मिलता है, बस कोई एक जगह नहीं है इसकी। एक जगह नहीं है। और सबसे ज्यादा नशा कौन सा करते हो? सबसे ज्यादा नशा क्रिश का किया जाता है। क्रिश का किया जाता है? हमें भी करके दिखाओ जरा। नहीं, मैं तो नहीं करके दिखा सकता। डॉक्यूमेंट्री बनानी है, नहीं करके दिखा दो जरा। कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई भाई दिखा सकता है? भाई भाई इनको बोलो ना, बोलो भाई भाई हम सारे। कोई भाई क्रिश का दम लगा के दिखा सकते हैं? करके दिखाएं, इनको बोलो करके दिखाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं कर रही मैं, मुझे बस ये बताओ कि कौन सा नशा किया है? अच्छा, ये वाला सीन है। बताओ ना, नशा बता दो। Don't tell me, please. You will not tell me why. Don't talk. Why you can't tell? I don't trust. हाँ, बताओ ना कहाँ से मिलता है नशा? तुम जाओ, तुम्हें वो सिखा देंगे ना। नहीं तो मुझे नशा तो बताओ कौन कौन। नहीं तो मजाक कर रही हो, तुम जाओ वहाँ पे। तो ये बताओ, नशा तो बता दो कौन कौन सा करती हो। मैं फिलहाल तो यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा पाँव नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। थक गई हो? हाँ। नशा कोई नहीं किया हुआ? नहीं। ठीक है जी, आप बताओ यार, ये बता नहीं रहे आप। क्या बताएं? कौन कौन सा नशा है? ये क्या है? ये आइस है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैसी होती है, मुझे तो दिखा दो। दिखाओ, ये क्या है? आइस। आइस है? ये हटा ना कपड़ा, ये आइस है। कैसे मिलती है? ये तो 500 500 या 500 रुपए की। और ये कैसे बनती है? ये तो जहानाबाद वालों को बताने का। हाँ हाँ, इधर आके बताओ ना। अच्छा, करके दिखाओ जरा, ये नशा कैसे करते हैं। तो शर्म टीज यहाँ पर कुछ लगाया है तुमने? यहाँ कुछ लगा हुआ होता है? शीशा डाला है। शीशा डाला हुआ है। अब क्या करना है? इसको जलाना है? अभी इसको नीचे से आग देगा, ऊपर से पिएगा। और ये जो पानी है नीचे, ये बस ऐसे अंदर पड़ा होएगा। कोई भी पानी डाल सकते हो आप इसमें? अच्छा, और इससे क्या होता है जब ये नशा करते हो? तो इससे ये होता है, सुन्न हो जाते हैं। ये सुन हो जाते हैं, साइको बन जाते हैं। साइको बन जाता है? तो फिर क्यों करते हैं लोग ये नशा? ये आदी हो जाता है। आदी होने के बाद जो है ना, इसको बहुत टाइम लगता है छोड़ने में, मर जाते हैं आदमी, छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते? जी हाँ। तो ये आप मुझे बताएं कि आइस का नशा लोग करते क्यों हैं?
ये आइस का नशा इसलिए करते हैं कि एक दफा 2 दम लगाते नया आदमी तो उसको 4 दिन नींद नहीं आती है। नींद ही नहीं आती है। जी हाँ। और क्या करता है वो जाग के फिर? क्या करते फिर वो सारा रात घूमते और सारा दिन घूमते, सारा रात घूमते, सारा दिन घूमते। जब उसको नींद आते और उसको 1-2 दम फिर लगाओ तो अच्छा। फिर उसको नींद नहीं आएगा। तो उसके बाद इस तरीके से आदत हो जाती है जी नशा हाँ। कर। अच्छा, जो ज्यादातर लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं आइस का, क्रश का, ये नशा जो है ये क्यों करते हैं? कोई मजबूरी है, कोई दुख है? कोई मजबूरी नहीं है इसका। ये नशे का ये हालत है कि सुबह नींद से उठो इतना तकलीफ होती है कि इंसान के पेट में मरोड़ होते हैं, दर्द होते हैं, पेचिस लग जाते हैं अच्छा। और इंसान चलने से जो है ना मजबूर हो जाता है। 1 गिलास पानी, मतलब सही बात है कि अगर आपने नशा ना किया हो तो आप पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकते। जी हाँ, इतना अच्छा। टाइम अगर टाइम गुजर गया ना तो 1 गिलास पानी नहीं पी सकते हो, यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते हो। अच्छा, सही है। जी हाँ। तो ये अभी जो क्रश है आइस है, कहाँ से मिलता है? ये जहानाबाद से मिलता है। जहानाबाद? जी हाँ। जहानाबाद का है? ये बकड़ा पीढ़ी पास, बकड़ा पीढ़ी, ये कबाड़ी मार्केट, ये अपना पंखा होटल के पास। तो कैसे मिलता है? मतलब अगर तुमने लेना हो तो तुम क्या, अगर मैंने लेना हो मैं क्या करूँ? तो चले जाओ, बस वहाँ पर चले जाओ, उधर लेन पे आदमी खड़े होते सारे, आपको लेन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाओ और आपको डायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट मिल जाए? हाँ, मुझे क्यों डायरेक्ट मिले? अच्छा, लेडीज है को ना, डायरेक्ट मिल लेडीज जाता है। लेन में नहीं होते ना। अच्छा अच्छा। और कितने हाँ। का मिलता है? रेट क्या है? 500, छोटा 500, बड़ा 1000 का। छोटा 500 और बड़ा 1000 हाँ, का। और आइस की तेली 500 की। 500। और कितने दिन चलती है ये? कितने दिन क्या, 1 घंटा भी नहीं चलती है। 1 घंटा बस? जी हाँ, ठीक। 1 घंटा भी नहीं, क्या आधा घंटा भी नहीं चलता है। इनको बोलो ना जरा बात तो करें, हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दें, असाइनमेंट बनाना है। हम तो कहते हैं कि ये बंद करते हुए ये सारे जवान जो है ना हम लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इस वजह से तबाह बर्बाद होगा। जी आप हाँ। आओ, आप बताओ। इनको बोल। क्योंकि हम लोग इस नशे के लिए जो है ना, जो भी हो है ना, इस बिल्डिंग पे चढ़ भी जाएगा ना, कोई हमें चोरी करेंगे वहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ से जप मार लेंगे। कूद जाओगे? क्यों? कि उसको मेरे को हाथ में नहीं आना है। बस ये सोचा हुआ होता है कि कोई पकड़े ना। हाँ, अच्छा। कोई दिमाग से छूटे पड़े होते हैं ना, आइस पिया होते हैं, उसका जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा होता, इसलिए। क्या बना रहे हो? शीशा बना। हाँ? शीशा शीशा शीशा? क्या है ये? क्या है? ये नशा है। नशा कौन सा? आइस से ये जो है ना बस बंदे को बेगरत बना देती है, कोई काम का भी नहीं होता है, फालतू। तो तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो मुझे पता नहीं है कितने, उम्र नहीं पता। और घर वाले किधर? घर वाले नहीं है मेरे, कहाँ है? पता ही नहीं है। जो है ना, जो माँ बाप है फोत हो गए, भाई के साथ नहीं लग रहा। अच्छा, अम्मी अब्बू बहुत हो गए। जी तो ये कौन सा नशा अभी कर रहे हो? शीशे का? जी शीशा। शीशा मतलब क्रश? शीशा अलग नशा है, क्रश अलग है। तो ये मुझे बताओ कितना कर लेते हो दिन में? जितने पैसे हो, जितने भी पैसे हो जो है ना सारे नशे में तो लगा। अच्छा बताओ, पैसे आते कहाँ से? पैसे यहीं से आते हैं, बस जो क्या नाम है, हाँ। टूटे मूटे बस पुराना काम करते हैं, जो है ना जो चोरी सब चकारी कर ली? जो भी समझ में आ गया कर आप दिया। दिखाओ, ये दिखाओ तो सही। अब इसका क्या करोगे? इसका इसमें अभी इससे आज थोड़ा सा मैं लूंगा, यहाँ पर जो है ना पीऊंगा, और फिर बस जो है ना जो अपनी मर्जी होगी वही करेंगे। तो तुमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कुछ करूंगा पढ़ लिख के या कुछ इस तरह का, या नहीं? क्यों नहीं सोचे, बार बार सोचा, लेकिन कहाँ जो है ना वहाँ पर पढ़ने देते। सब लोग तो इधर बेईमान बने हुए, ये किसने किए हुए? सब आवाम लोगों ने तो खुद ही किए हुए। तो तुम लोग नशा कभी दिल नहीं किया कि छोड़ दूं, ये नशा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अभी एक दुकान में जो है ना आपको दूध जो है ना मिल रहा है या कोई चीज मिल रहा है, कि आप उससे जो है ना छोड़ दोगे लेना? जब दुकान खुला हुआ है तो चीज ले रहे हैं ना। तो अगर जब तक नशा मिलेगा तुम लोग नशा लोगे? तो जाहिर बात है, जब नशा हमारे कोई ना कोई इन शैतान जो है ना हमारे दिमाग पे कंट्रोल है। नशा तो मुझे मेरे लिए भी तो मिल रहा है ना, मैं तो नहीं ले रही जाके। भाई आपके पीछे हर चीज है, जो है ना आपको क्या टेंशन है? जिसको टेंशन होते हो तो जरूर वो उसके पीछे चले। क्या टेंशन है? यही टेंशन है जो है ना अपना जो है ना समझो बेतफाकी जो है ना ये टैक्स जो इतना लग चुका है, सही है, हर चीज जो है ना महंगाई हो गया। कौन सा नशा बना रहे हो? नशा ये बनाते हैं आइस का, क्रिश का भाई। आइस और क्रिश का? हाँ भाई। अच्छा, नशे में लगे क्यों थे? नशे में गलती से लग गए, शौक खातिर भाई। तो मोहब्बत का चक्कर था? नहीं भाई, फिर? मोहब्बत का नहीं था भाई, फिर? ऐसा ही शौक था कि बने नशाई कैसे होते हैं, नशाई बन के हम भी देखें। अच्छा, मतलब शौक था कि नशा कैसे हाँ होता भाई, है? जी भाई। फिर क्या किया? बस ये दर बदर हो गए, अभी नशाई कर रहे हैं, आप पटलियों नशा पे ही पड़े करते हो? हैं। घर किधर है? घर दुआ होटल के सामने। कहाँ पर? दुआ होटल के सामने। हुआ और अम्मी अब्बू?
अम्मी अब्बू भी जिंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो अम्मी अब्बू ने मना नहीं किया? बहुत किया पर हम लोग सुधरे नहीं, माने नहीं भाई। नहीं माने। और कौन सा नशा कर रहे हो? अभी हम लोग क्रिश आइस क्रिश दोनों। और आइस कर रहे हाँ हो। भाई, तो जिंदगी में कभी सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूं, पढ़ूं लिखूं, नौकरी करूं? बड़ा करके अभी तो बड़े हो गए, अभी तो बच्चे हो गए यार, अपने खुद के बच्चे हो गए, अभी क्या बड़ा होंगे बाजी। नहीं तो ये बताओ कि अब तुमने क्या मतलब इंसान सोचता है ना अपने बच्चों का, शादी करूंगा, घर वालों का, किसी का नहीं सोचा? नहीं भाई, क्यों? अपना सोचा भाई। और अगर नशा नहीं करते हो तो क्या होता है? नशे से कुछ नहीं होता भाई, अगर ना करें तो कुछ नहीं है, तो फिर छोड़ दो। छूटता नहीं है ना, दिल नहीं करता छोड़ने का। और जब नशा करते हो तो क्या होता है जिस्म में? जिस्म में कुछ नहीं होता है, मतलब तकलीफ लोग कह होती रहे हैं है सुकून कोई, मिलता है और उनका सुकून होगा, हम लोग का सुकून बर्बाद है। बर्बाद है। हाँ हाँ, तो ये भाई न कौन सा नशा करके बैठा है? अभी यही कर रहे हैं, पूछो भाई। भाई क्या कौन सा नशा कर रहे हो? ये सेम है जो भाई ने बताया, क्रिश कर रहे हो? जो भाई ने दिखाओ, हमें भी बताया। तो दिखाओ नशे। नशा खत्म हो गया अभी बाजी, अब क्या करोगे? अभी बैठे हुए, अभी दोबारा चोरी बोरी करोगे? अभी चोरी से अल्लाह बचावे। नशा मर गए। छोड़ा क्यों नहीं जाता? क्यों क्यों नहीं छूटता ये? आइस ये क्रिश का बहुत ही सख्त नशा है, सख्त नशा है। ठीक है, जलील नशा है। ठीक है। क्यों कि ये माहौल खत्म होएगा तो ये आइस खत्म होएगा। आइस खत्म होगी। जिस तरीके से यहाँ पे मंशियात मिल रही हैं आपके सामने, लोग यहाँ पर नशा कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। इनसे अगर हम जान रहे हैं, क्योंकि इनसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरीके से लोग जो है वो माइक और कैमरा और मीडिया देख के भाग रहे होते हैं, तो ज़रा कोशिश करनी पड़ती है कि ज़रा नॉर्मल तरीके से इनसे बात की जाए, ताकि जो है वो खुलकर चीज़ें जो है ये बता सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से, और मंशियात किस तरीके से जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी केमाड़ी कैप्टन फैजान साहब। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे कराची शहर का इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें एक है मंशियात, बढ़ती हुई मंशियात। बुनियादी वजह क्या है इसकी? देखिए, आपने जो एक क्वेश्चन को फ्रेज किया ना, बढ़ती हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले 6 से 8 महीने में आईजी साहब की डायरेक्शंस के ऊपर मंशियात पे काम हुआ है पूरे कराची में, ना सिर्फ बल्कि पूरे सिंध में, तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन ये मंशियात का जो मसला है, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है, और इंटरनेशनली भी आप देखें हर जगह पे ड्रग्स मिलती है। लेकिन यह है कि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, कि इसको कंट्रोल किया जाए, एक बिल्कुल हर चीज़ आपे से बाहर ना हो जाए, कि हर जगह मोहल्ले में हर कोने में लोगों को मिलना शुरू हो जाए। उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, जिस पे आईजी साहब ने हमेशा फोकस किया है। हमारे जो इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ हैं और इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं, उन पे बेहतर स्ट्रिक्टन किया जाए, उस पर चेक इन बैलेंस बेहतर किया जाए, ताकि जो अगर फॉर एग्जाम्पल कराची की बात करते हैं तो बलूचिस्तान से जो रूट आ रहे हैं या फिर इंटीरियर सिंध से जो KPK से रूट्स आ रहे हैं, इन पर बेहतर सख्त चेकिंग की जाए, ताकि जो बड़ी सप्लाई है उसको रोका जा सके। एक वन ऑफ द मेजर्स ये है। उसके बाद जो आईजी साहब का दूसरा फोकस है वो ये होता है कि जब भी कोई बड़ा ड्रग डैन या बड़ी मिकदार में आप रिकवरी करें, तो उसमें आप पूरी एक जो सप्लाई चेन है उसको आप अनअर्थ करें, ठीक है। कि ये नेटवर्क कहाँ से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। मतलब फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान से अगर कोई सप्लाई कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह करता है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। कराची में अगर ये पहुंच रही है तो कराची में ये किसको मिलेगी, ठीक है। वो जो है वो होलसेल में काम करता है, रिटेल में काम करता है, आगे वो किसको सप्लाई करता है। जब से ये काम शुरू होना हुआ है, तो पहले जब हमारी मोडस ऑपरेंडी होती थी, आपने जिसको पकड़ा FIR कर दी, बात खत्म, वो जेल चला गया। लेकिन अभी जो भी बंदा खासकर बड़ी मिकदार में 5 किलो से ऊपर मिकदार में पकड़ा जाता है, उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी हम देखी जाती है, जिसमें ना सिर्फ जो उनके छोटे सप्लायर या कंज्यूमर्स या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन तमाम को पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट फिर आता है। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये भी बात बताइएगा फैजान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले हमें लगता था कि ये एक हमारा बेरोजगार अनएजुकेटेड तबका है जो कि काम कर रहा है। अब हमें नजर आ रहा है हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यंग जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब चूँकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, आपका ताल्लुक फोर्सेस से है, तो बात आपको पता है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम ऑन कैमरा हाईलाइट नहीं कर सकते। तो ये जो बढ़ती हुई चीज़ें नौजवान नस्ल, लड़कों में, लड़कियों में, आप मुझे बताएं कि इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है पर्सनली, जितने भी आपने केसेस फेस किए होंगे, कि ये वजह है जिसकी वजह से मंशियात बढ़ रही है? मैंने जो अभी तक इस तरह के हाई फाई केसेस जो मैंने कुछ देखे हैं, इसमें खासकर यंग जनरेशन लड़के या लड़कियां मिले हैं। ज़्यादातर जो मिले हैं उनसे जब इंट्रोगेशन होती है एज अ फैशन आप कह लें, कूल बनने के लिए, कूल बनने के लिए एक जो फैक्टर है, ये जो आजकल सेंसर, पहले देखें, पहले
नॉर्मल ड्रग्स होती थी जिसमें आप हेरोइन कह लें, आप उसमें चर्स कह लें, हशीश कह लें, उसके बाद आइस क्रिस्टल आए, उसके बाद ये एक्सटेसी और दूसरी सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें तो ये एक फैशन और कूल बनने के लिए एक तो ये है एजेंडा। दूसरा फिर आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हर चीज़ ये देख रहे हैं, हर मवाद अवेलेबल है, तो जन जनरेशन उससे देख के अट्रैक्ट भी होती है और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कि देखें क्या होता है, कर लेंगे तो क्या होगा, उसके चक्कर में फिर आपस में जो कंपनी होती है उसमें जब बैठते हैं तो फिर ये इसको एंजॉय करने के लिए, एज अ चैलेंज करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। फिर आपको एक दफ़ा जब इसकी लत लग जाती है तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर आप इसके अंदर अगेन एंड अगेन अंदर ही अंदर चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द रीजंस हमारा एक इंटरनेट का खुला इस्तेमाल, बच्चों पे कम चेक एंड बैलेंस कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा लिबरल होना ज़्यादा और कूल लगने के लिए एज अ फैशन, ये वन ऑफ द रीजंस है यंग जनरेशन के मेजर रीजंस है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं अब ये जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, आपने बताया पुलिस फोर्स इस पर क्या कर रही है, इस पर आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल ये काम ऑनलाइन हो गया है, तो आप जाके घर हर किसी को पकड़ना या उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप लोगों को मुश्किलात हो रही हैं या आप उनको इजीली ट्रेस आउट कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की बात करेंगे तो हमारे पास अभी तक कोई इस तरह का हमने ग्रुप या चीज़ नहीं पकड़ी जो ऑनलाइन काम में मुलविस हो। लेकिन अगर आप साउथ की या ईस्ट वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स पकड़े गए हैं जो ऑनलाइन काम करते थे, ठीक है, बड़े मशहूर नाम है, जैसे पिंकी है, दूसरे लड़कियाँ हैं जो बड़े मशहूर हैं जो पकड़े गए। हमारे पास जो है, हमारे पास प्रॉपर जो है वो उस तरह से ऑनलाइन का काम नहीं है। हमारे पास ये ज़रूर है कि हमारे पास अगर सप्लाई ज़्यादा आई है तो यहाँ से कराची के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पे छोटे हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। हमारी अभी तक कामयाबी में ये हुआ है कि पिछले 1 साल में 16 ड्रग डेंस चलाने वाले बंदे हमने न्यूट्रलाइज किए हैं, जहन्नम वासिल किए हैं 16, 100 से ऊपर हमने ज़ख्मी हालत में पकड़े हैं, ठीक है। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है। अभी रिसेंटली आई साहब ने जब मीटिंग्स की थी, आई साहब का भी ये मौसम था और प्रॉपर स्पेशल ब्रांच और ANF के साथ मिलकर लिस्टें तरतीब दी गई थी 3 कैटेगरीज में, कैटेगरी A, B और C में, और ये सबको टारगेट्स मिले थे कि वो अपने जो हैं जितने भी टारगेट्स उनके ज़िले के हैं उनको अचीव करेंगे। उसमें हम अगर डिस्ट्रिक्ट में केवाड़ी की बात करूं तो 65% मैं अभी तक अचीव कर सका हूं। कुछ हैं जो अभी भाग गए हैं, आने वाले हैं या नहीं है, ये एक्टिविटी उन्होंने कर्टेल कर दी। इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है तकरीबन 60-70% लोग पकड़े जा चुके हैं और वो जेलों में हैं। इस बार जब अभी नया जो CNS कंट्रोल का नया एक्ट आया है उसके अंदर एक चीज़ को 2-3 चीज़ों को एक्स्ट्रा किया गया है। उसमें एक तो सेक्शंस की जो सज़ा थी उसको चेंज किया गया है। उसमें जो मिकदार थी पहले A, B, C में होती थी, अभी A, B, C, D, E और F तक चली गई है, ठीक है। उसमें सज़ा भी डिफरेंट है और उसके बाद उसके अंदर क्वांटिटी के भी फ़र्क है। उसके बाद अगर कोई एक ऐसा ड्रग देन या ड्रग चलाने वाला पेडलर वो स्कूल की वेसिनिटी के करीब चला रहा है तो उसको भी FIR में मेंशन करें तो वो उसमें उसकी बेल के लिए उसको मुश्किलात होती है। फिर अगर वही बंदा दोबारा एक दफ़ा पकड़ा जाता है और मिकदार में दोबारा वो ज़्यादा मिकदार में पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी अलग सेक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमें नज़र आता है उनका ताल्लुक पुलिस फोर्स से ही होता है, वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। उनके खिलाफ क्या पेटी भाइयों को हमेशा बचाने की कोशिश की जाती है? उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं या नहीं होती? क्योंकि लोग कहते हैं पुलिस की सरपरस्ती के बगैर तो कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें लाजिम बात है हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं और उनको हमेशा हमारा काम होता है एज अ ऑफिसर कि हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सज़ा दें, उनके जो एक्ट है उसके मुताबिक। उसमें आप देखें हाईएस्ट लेवल पर देखें तो IG साहब भी कुछ लोगों को B कंपनी भिजवाते हैं और DIG लेवल पर SSP लेवल्स पे हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी हर वीकली ORs होते हैं। उसमें जो भी जिसका भी इस तरह के कोई एलिगेशंस आते हैं उनकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है और हम उनको डिसमिस भी करते हैं। तो मैंने भी तकरीबन अपने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 10 के करीब बंदे डिसमिस किए हैं, उससे ज़्यादा तकरीबन 30+ को हमने मेजर पनिशमेंट्स दी हैं। तो जिनका ऐसा रोल निकलता है कि वाकई ये पैटर्नाइज कर रहे हैं तो हमारा उसके लिए बिल्कुल भी कोई ईजी हैंड नहीं, हम उसको डिसमिस करेंगे अगर उसका रोल इस तरह का है। अगर वो समझ गया है और उसका रोल ऐसा नहीं है तो उनको मेजर पनिशमेंट्स देते हैं ताकि ये सुधर सके। अगर कोई ऐसा है तो हम उसको बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको इंशाल्लाह डिसमिस भी करेंगे और आगे उसके खिलाफ केस करना पड़ा, केस करके उसको जेल भी भिजवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। SSP केमाड़ी फैजान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि पुलिस फोर्स की जानिब से DIG साहब की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तमाम तर उन लोगों के खिलाफ जो कि इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है
जो हमारे शहर में फैलती बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम होना बड़ा ज़रूरी है। पुलिस फोर्स जिसका एक बहुत अहम किरदार होता है, किस तरीके से वो इस पर रोकथाम करेगी, ये हमें बता रहे थे एसएसपी साहब। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस तरीके से ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारे कराची शहर की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद है जहां से लोगों के दिमागों में एक आम परसेप्शन पाया जाता है कि उनके साथ जो है वो नारवा सलूक रखा जाता है या वो ड्रग्स से अपने आप को उस तरीके से मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं पाते हैं। इसी तरीके का एक रिहैब सेंटर है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की रिकवरीज हो रही हैं। लोगों का जो एक टाइम पीरियड होता है, एक मखसूस टाइम पीरियड, उसमें वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ज़रा अंदर चल के उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि उनके लिए कितनी मुश्किल हुई, कौन कौन सा ड्रग है जो वो लेते थे और अब उनकी ज़िंदगी जो है वो ड्रग्स के बाद किस हद तक जो है वो बेहतर हो गई है। तो आइए अंदर चलते हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से और किस तरीके से मंशियात जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। और जब भी इस पर प्रोग्राम किया जाता है हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो हम किसी से भी बात कर लें वो ये कहते हैं कि जब तक नशा मिलना बंद नहीं होगा तब तक जो है वो हम उसको छोड़ना बंद नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, जितनी फैमिली से मैंने बात की है या मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो अक्सर यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि जब भी हम रिहैब में अपने बच्चों को डालते हैं, उसके बाद जब बच्चे दोबारा आके उसी गैदरिंग को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो है वो दोबारा से उसी नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये एक सवालिया निशान है कि क्या नशा वाकई 100% तक छोड़ा जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साद, और साथ ही एक बहुत ही लंबी स्टोरी है किस तरीके से वो इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और आज जो है मतलब इट्स बिन 18 ईयर्स कि उन्होंने ये नशा किया और नशे के बाद इंसान को क्या किस तरीके से ख्याल आता है। और अभी इस बात को 3 साल हो गए हैं कि वो मंशियात से जो हैं वो कोसों दूर हैं और अब जो है वो अपना एक रिहैब सेंटर चलाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस, थैंक यू, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे साथ ये बताइएगा कि जब हम लोगों से बात करते हैं स्पेशली बॉयज़ से, वो ये कहते हैं कि हम गैदरिंग में गए, वो हमारा दोस्त नशा करता था, हम भी करने लग गए। आप मुझे बताइए आपने कहाँ से शुरू किया था ये नशा करना? देखिए मैं जो हूँ पैदा हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो सबसे पहले जो मैंने हैश ट्राई की उस वक्त मैं 12 ईयर्स का था। ठीक है, उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया अपनी स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। मैं एक स्कूल में पढ़ता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता स्कूल का, तो वहाँ पे हैश बहुत ईजीली मिल जाता था हमें। तो बेसिकली जो है मेरी कहानी जो है वो हैश से शुरू हुई है और उसके बाद वो एंड हुई है आइस के ऊपर, आइस और हेरोइन के ऊपर। मीनवाइल जो ये जर्नी थी मेरी, इसमें मैंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, क्योंकि अगर पैसे हों तो फिर स्टफ़ नहीं मिल रहा, स्टफ़ मिल गया तो रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मसाइल, और कोई भी माँ बाप जहर पीने के लिए अपनी औलाद को पैसे नहीं देते। तो एक टाइम था जब तक पैसे अरेंज हो जाते थे। उसके बाद जब मैं आइसोलेशन में जाना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ आइस एंड हेरोइन, क्योंकि वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है और महंगी भी बहुत होती है, तो बंदा कोशिश करता है वो शेयर नहीं करे, वो अपना पोर्शन खुद ही यूज़ करे, कंज्यूम करे। तो जब मैं आइसोलेशन में जाना शुरू हुआ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया एक्सेस लेना इन ड्रग्स के लिए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मगर सही से नहीं हुआ तब भी एहसास। मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे काफ़ी दफ़ा जो है रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा, और मैं ये ऑनेस्टली बोलूँगा कि मैं कोई पहली दफ़ा में सही नहीं हुआ था, पहले ट्रीटमेंट में मैं सही नहीं हुआ था। मेरे मल्टीपल रिलैप्सेस हैं, मैं बहुत दफ़ा रिलैप्स हुआ हूँ। और जो आपने बात की कि बंदा जब पुरानी गैदरिंग में जाके बैठता है तो वो दोबारा से रिलैप्स होता है, दिस इज़ ट्रू। देखिए, अगर बंदे को नशा छोड़ना है उसको 3 किस्म की चीज़ों को छोड़ना है, वो जगहें, वो लोग और वो खिलौने। अगर वो उन्हीं में ही बैठेगा तो वो कभी भी नहीं छोड़ सकता नशा, नामुमकिन सी बात है। ये बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ है। अब मैंने छोड़ तो दिया, मुझे 3 साल हो चुके हैं छोड़े हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्लिप नहीं हो सकता। मैं रिकवर्ड नहीं हुआ अभी तक, मेरी जर्नी रिकवरी की चल रही है अभी भी। अच्छा। हाँ, और ये मेरी कब्र तक की जर्नी है। अगर मैं ये मैनेजमेंट करना छोड़ दूंगा, जिसमें ये लोग आते हैं, वो गलियां हैं, वो खिलौने हैं, ये सारी चीज़ें, अगर मैं इनके दोबारा से करीब जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं तो दोबारा से नशा करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जो पेशेंट्स दूसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे उनको डिजीज़ ऑफ एडिक्शन की अवेयरनेस नहीं दी जाती कि ये है क्या। अब बंदा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या व्हाट्सएवर वो जितने महीने भी है, वो यहाँ से जब निकल रहा है और उसको नहीं पता कि उसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, या फिर एंगर मैनेजमेंट क्या चीज़ है, या ट्रिगर मैनेजमेंट क्या चीज़ है, या फिर
क्रेविंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है, तो वो कहाँ से नशा छोड़ेगा। तो मेरी ये जर्नी इनिशियली काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि बहुत से लोगों को धोखे दिए हुए थे, तो कोई यकीन नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, सेहत ख़त्म हो चुकी थी, पैसा जा चुका था, कुछ भी नहीं था। मतलब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कश्तियाँ जल गई, यहाँ तो कश्तियों की राख भी उड़ गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। अच्छा, मुझे साथ सारिया की बात काटते हुए बताइएगा कि जैसे आपने बात की ना, जब आपके रिलैप्सेस हुए, आप दोबारा वापस आए, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। कराची शहर में हर गली, अगर हर 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में आपको नशा मिलता है, ये आपको भी पता है। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह पर आम है। तो लोग, आप अगर मैं यहाँ ये गली छोड़ के मैं दूसरी गली में भी रहना शुरू कर दूँगी, वहाँ पर भी नशा है। तो ये जो लोग छोड़ना और दोस्त छोड़ना जो मुश्किल काम है, ये आपने छोड़े, बिल्कुल ख़त्म किए या नहीं? देखिए, मैं उनको पहचानने से भी इनकार कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा। मैं नहीं मिलता हूँ उनसे, किसी से भी नहीं मिलता। मैं इसी विसिनिटी में ही रहता हूँ, जौहर में ही मैं रहता हूँ, और जौहर में भी बहुत मिलता है, जहाँ ये रिहैब है यहाँ पे भी बहुत मिलता है, मगर क्योंकि मुझे नहीं करना तो नहीं करना। दिस इज द मेन पॉइंट ना, कि नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा, मुझे साथ ये बताइएगा कि जब आप ये नशे करते हो, आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? फिजिकली बंदा ख़त्म हो जाता है। मेंटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, वो सही और गलत के बीच में फैसला, बंदा डिसीजन नहीं ले पाता, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जिस्मानी सेहत पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर बंदा कन्फाइंड है एक एटमॉस्फेयर में, तो वो अल्टीमेटली वो हेल्दी भी हो जाएगा, उसका रंग भी साफ हो जाएगा। अगर उसकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फ़ायदा ऐसी सेहत का। तो मेंटल हेल्थ सही किस तरीके से होती है कि उसको अवेयरनेस हो इस डिजीज़ की, कि डिजीज़ ऑफ एडिक्शन है क्या चीज़, कि ये क्रॉनिक है, ये प्राइमरी है, ये प्रोग्रेसिव है, वक्त के साथ साथ बढ़ता है, इसके डैमेजेस बढ़ते हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी बंदे को, वो नहीं छोड़ सकता। तो जो आपका इनिशियली सवाल था कि लोग क्यों जाके दोबारा से करते हैं, उनको पता ही नहीं है डिजीज़ है क्या। अगर किसी को ये नहीं पता कि उसको पेनाडोल खानी है, अगर उसको बुखार है तो उसका बुखार कहाँ से सही होगा, वो तो और ज़्यादा ख़राब होगा। नहीं, देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये तमाम तर चीज़ें हो गई, उसके बाद आपने ये जो जर्नी है रिहैब सेंटर वाली, ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई थी जब मेरी लाइफ में हीरोइन आई थी। उसके बाद कौन सी वाली? जिसका नशा किया जाता है, इसमें भी आप पूछ सकती हैं कौन सी वाली। सही है। पाउडर जिसको कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मेरी ट्रीटमेंट होना शुरू हुई। तो हीरोइन जब आपने लेना स्टार्ट किया, उसके बाद आपको लगा कि अब मुझे रिहैब जाना चाहिए? मुझे नहीं लगा था, मेरे पेरेंट्स को लगा था। उनको पता था? उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं थी, कहाँ से समझ आएगा कि ये गलत चीज़ है। तो ये जो आपकी जर्नी थी छोड़ने वाली, जिसमें दैट वाज द फाइनल कॉल के बस वो एक प्रोसेस था, उसके बाद आपने कहा ठीक है, उसमें बताइएगा, उसमें मतलब आप मेंटली तौर पर यू वर प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई अब मैंने छोड़ना है ये नशा? बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि अगर मैं खुद से तैयार नहीं हूँगा तो मैं नशा छोड़ ही नहीं सकता। प्यासे को आप कुएं के पास लेके जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते उसको ज़बरदस्ती। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, जिसके लिए फिर मैंने सरेंडर किया। और ये वो जंग है जिसमें अगर हथियार डालो तो जीतोगे। तो मैंने हथियार डाले और फाइनली मैं इसमें से निकल आया। ठीक है। अच्छा, तो ये रिहैब सेंटर बनाने का ख्याल कैसे आया कि अच्छा मुझे भी ये काम करना चाहिए या मैं भी ऐसा कुछ करूं? देखिए, एक तो मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ भी काफ़ी है, क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिकली तो सब कुछ कर लिया, हर किस्म का ड्रग कर लिया मैंने। और उसके अलावा फिर मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए। मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, एडिक्शन थेरेपिस्ट, और SUD काउंसलर भी हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इसी में आगे मैं बढ़ूँ। जब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी में बर्बाद कर दी तो बेहतर भी इसी में कर लूँ, इसी फील्ड में। ये भी ठीक है। अब जो लोग आते हैं उनको आप देखते हो तो आपको लगता है कि मतलब आप जिस तरह बता रहे हो सारी ज़िंदगी गुजार दी है, तो देख के लगता नहीं कि यार ये छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा? नहीं, जज नहीं कर सकते। मतलब आपको लगता नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनकी मेंटल हेल्थ से कि यार ये छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे? कुछ लोग नहीं होते मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग। देखिए, उनको फिर टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने साल तो उनको लग जाता है कि वो डिसाइड कर सके कि उनको छोड़ना भी है। तो जितने हमारे लोग हैं, खास तौर पर नौजवान नस्ल है, बहुत सारे लोग हैं वो ट्रेंड फॉलो करते हैं नशा करके, मैंने उनको भी देखा है। जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, मुझे बताओ कि अगर आपने नशे से दूर रहना है या नशा छोड़ना है, तो क्या 3 बेसिक चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है? अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो देखें, पहले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए इसके लिए। और जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि सरेंडर, जब तक बंदा हाथ खड़े नहीं करेगा, हथियार नहीं डालेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसको किसी और की बात सुननी है और समझनी है, बगैर उससे सवाल पूछे हुए।
कि मुझे ये क्यों बोला जा रहा है या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो मेरा लास्ट ट्रीटमेंट था वो साल का था, तो मैंने सवाल तो किसी से भी नहीं पूछा। जिस तरह चलता रहा, जिस तरह मेरा डॉक्टर मुझे गाइड करता रहा, मैं उसी तरीके से मैं चलता रहा और फिर मैं निकल आया इस चीज़ से बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से साथ बता रहे थे। नॉर्मली हम यही बात करते हैं, पर ख़ास तौर पर कराची शहर की बात करें, कराची शहर में जिस तरीके से खुलेआम मंशियात मिलती है और जिस तरीके से अब ये काम पहले जो है वो गलियों चौराहों पर होता था और अब जो है ये डिजिटल होता है काम, और जिस तरीके से तेज़ी से काम बढ़ रहा है और जिस तरीके से IGC इस पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पुलिस फोर्स इस पर काम कर रही है, और उसके बाद जो है वो काम इस पर करने के बजाय कि इनको रोका जाए, दूसरी तरफ काम किया जाए कि खबर को दबा दिया जाए, तो बेहतर यही है कि जिस तरीके से नासूर बनकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, ख़ासतौर पर हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि हमने पढ़ना है, हमने स्कूल जाना है, उनको ये पता है कि कराची शहर में उनकी गली में कौन कौन से नशे जो हैं वो मौजूद हैं, कितने जो है वो ग्राम आपको हेरोइन कितने में मिलेगी। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है और हमारा जो कराची शहर है किस तरफ जा रहा है। इसकी रोकथाम जल्द से जल्द ज़रूरी है, ताकि जो है वो हम अपनी नौजवान नस्ल को एटलीस्ट बचा सकें, और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए होती है। वो मोटिवेशन को कहीं से भी मिल सकती है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आप सुनते हैं और आप सीखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप भी जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से, मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारे माशरे में आखिर है क्यों। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारिया, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया, सबसे पहले मुझे बताइएगा, हमारे माशरे में जो ये बढ़ती हुई ड्रग्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं, इनकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, इनके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। एक तो पेरेंटिंग आ जाती है सबसे पहले, अर्ली। उसके अलावा जो है वो एक रूल एंड लॉ एंड रेगुलेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ट्रॉमा का इशू हो सकता है और सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम बात अगर कर लें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिकली 60% जो है वो पेरेंट्स की वजह से, जब फैमिली में कुछ जो है वो एडिक्टेड लोग होते हैं उसकी वजह से जो है वो बच्चा भी उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 40% ऐसा है जो उसमें इन्वायरमेंटल होता है। इन्वायरमेंटल जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गए, स्कूलिंग कैसी है, गैदरिंग कैसी है, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं एक बंदे पे, ठीक है। तो वो जो है वो इसकी तरफ इंक्लाइंड होता है। और सबसे बड़ी बात ये इन्वायरमेंट जो आजकल चल रहा है, यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं मारिया कि साइकोलॉजिकली ड्रग्स के क्या इम्पैक्ट पड़ता है? साइकोलॉजिकली तो इनके जो है वो इम्पैक्ट एंजाइटी हो गया। मतलब जब एडिक्टेड पेशेंट है तो वो हमारे पास जब आते हैं तो उनको यहाँ पे जो आइसोलेट किया जाता है, तो आइसोलेट करने के बाद जो है वो उनको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। क्रेविंग जब स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है उनमें बेचैनी और ये सब चीज़ें, ये मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वीडियोस देखेंगे एडिक्टेड से रिलेटेड, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अच्छा, मुझे बताएं मारिया, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग या सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किस पे लगती है कि कोई भी बंदा है वो ये नशा कर रहा है तो उसको ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती है हैंडल करने में भी, काउंसलिंग करने में भी और रिकवर करने में भी? टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हर एक बंदे की जैसे कि डेथ टाइम पीरियड अलग है और वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है वो एडिक्शन का भी अलग है। कि काफ़ी सारे लोग जो बचपन से इनकी तरफ आते हैं और इतने 24-25 साल की एज तक के वो करते रहते हैं ड्रग्स वगैरह, स्कूलिंग में स्टार्ट कर देते हैं। और काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको टाइम पीरियड कम होता है, मतलब कुछ मंथ होता है या 1 साल होता है, तो उनको कम टाइम पीरियड लगता है रिकवरी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मारिया हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से बता रही थी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसका ये नहीं है कि वो आपको कहाँ से कितनी आसानी और कितनी मुश्किल से मिल रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी गुडविल है। कि अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश। अच्छा दानिश, मुझे बताएं कि कौन कौन से नशे करते थे आप और कैसे लगे आप नशों में? मैं मल्टीपल ड्रग्स करता था, लाइक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब एवरीथिंग में क्या क्या? हाँ, स्पेसिफिक करें। कोकेन, LSD, एक्सटेसी, शराब, हेरोइन, क्रिस्टल,
everything like तो आपने कब स्टार्ट किया ये नशा करना? मुझे like मेरे नशे के पीरियड को ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए 30 इयर्स। या तो ये मुझे बताएं शुरू कब किया, कैसे शुरू किया? मतलब हर बंदे की अपनी एक स्टोरी होती है ना, कोई रीजनिंग होती है नशा करने की। व्हाट वाज योर रीजन? पहले तो सोशली शराब में लगे थे, पार्टीज में जाना, इधर उधर घूमते फिरते, फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती चली गई। तो उस चक्कर में फिर ग्रेजुअली बस बढ़ती ही चली गई, पर कोई स्टॉप नहीं आया। तो अब जब आपको रियलाइज़ कब हुआ कि नहीं बस अब मुझे कुछ करना है, या फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब आपको जो है वो कहीं ना कहीं रिहैब में हम डालें? नहीं, फैमिलीज ने तो बहुत ट्राई की थी, पहले भी 2 4 6 दफ़ा रिहैब्स में डाला, लेकिन उस वक्त मेरा रुझान ही नहीं था छोड़ने का। लेकिन इस बार आके मैंने खुद सोचा कुछ ऐसे यहाँ पे लोग मिले इस इदारे में हमारे, जो मेरे लिए मोटिवेशन बने, जिनको मैंने पहले भी जानता था जब मैं नशे में था, एक्टिव एडिक्शन में। बस उनको देखी मैं, फिर उनको देखा कि जब वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो कितना टाइम हो गया अब आपको रिहैब में? मुझे तकरीबन 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स हो गए। तो ये बताएं कितनी मुश्किल जर्नी थी ये? मुश्किल तो बहुत थी, इट्स नॉट इजी, बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये कि अगर कुछ करना है देन यू हैव टू डू इट, फिर करना ही पड़ता है ना। तो मोटिव क्या था जब आपको लगा कि बस अब नशा छोड़ देना चाहिए? मोटिव कुछ लोगों का मोटिव फैमिली होता है, कुछ लोगों का मोटिव बच्चे होता है। फैमिली मेरे बच्चे छोटे हैं, पर ये कि ऑफ कोर्स उनका फ्यूचर है, 10 चीज़ें हैं, वो माशरे में मूव करेंगे, पता चलेगा जी बाप नशा ही था, तो इससे ज़्यादा क्या बात बुरी हो सकती है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बार सोच ही लिया है कि नहीं अब करना है, वरना मैं कभी भी टिकता नहीं हूँ इदारों में। ये फर्स्ट टाइम है, बस मैंने इस बार सोच ही लिया कि बस। कितनी दफ़ा रिहैब गए? 7-8 टाइम्स। तो मतलब क्या करते हैं दोबारा जाके? वही सोशल गैदरिंग है आपकी? जी हाँ, ऐसे ही करता हूँ। वेरी डे फर्स्ट जिस दिन मैं वहाँ से डिस्चार्ज होता हूँ डायरेक्ट उन्हीं के पास जाते हैं? बिल्कुल ऐसे। अब किधर जाते हैं? अब भी उन्हीं के पास जाते हैं? नहीं, अब उनके पास नहीं जाना है, अब तो बस अपने घर को देखना है, पहले अपने आप को देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताएं, जो हमारी नौजवान नस्ल आजकल है, और नौजवान नस्ल की हम बात कर लें, वो लोग जो 10-10 12-12 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं और नशे कर रहे हैं और उनको हर चीज़ के बारे में पता है, और इन लोगों ने इसको कूल ट्रेंड भी बना लिया है कि दिस इज़ द ट्रेंड। तो मुझे बताएं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैम उनके लिए यही मैसेज है कि भाई नशा नहीं करो, क्योंकि इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं है। थोड़े टाइम की हीरो बनती है, कोई संजय दत्त बन जाता है, कोई सलमान खान बन जाता है, लेकिन इन दी एंड होता है कि वाट लग जाती है, इज्जत नहीं रहती। बिल्कुल इज्जत नहीं रहती। आप जहाँ जाते हैं आपको ये लगता है कि जो लोग कभी आपकी नज़रों से खौफ खाया करते थे वो आपके मुंह के आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है एक ऐसे आदमी के लिए जो माशरे में होते हैं। जब हम नशे में होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं, बड़े चौड़े होते हैं, बड़े कूल सीन में होते हैं, पर वो शुरू की फैंटेसीज होती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मुँह को आने लग जाएँ तो बेहतर ये है कि आदमी अपनी इज्जत संभाले पहले और खुद इज्जत से साइड हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इज्जत बचाना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हम मंशियात के हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, अगर हम अपने कराची शहर के हर पुल हर सड़क की बात करें जहाँ पर हमें जो है वो लातादाद लोग नज़र आते हैं जो कि मंशियात के आदी और मुख्तलिफ मंशियात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जब भी उनसे बात की जाती है, जब अब बात करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो बताएं, क्योंकि उनके ऊपर एक खौफ तारी होता है। और अक्सर बेशर हमने यही देखा है कि जब भी उनसे बात करने की कोशिश की जाती है वैसा भागते हैं, और कभी कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसका जो है वो पछतावा जो है वो सारी ज़िंदगी रहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़े मंशियात के लिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज छोड़ी मंशियात के लिए। पहले हमें सिर्फ मर्द हजरात नज़र आते थे नशा करते हुए, आज हमें हर औरत, हर लड़की, हर बच्ची, हर छोटा बच्चा जो है वो मंशियात का आदी नज़र आता है। और जिस तरीके से खुलेआम ही कराची में बिक रही है, इसकी रोकथाम बड़ी ज़रूरी है। हमेशा जब भी किसी से बात की जाती है यही बात की जाती है कि पीछे से जहाँ से जो है ये मंशियात आ रही हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाए और उसके बाद इसकी तरसील को बेसिकली जो है वो बंद किया जा सके। इस पर जो है वो हमारी पुलिस भी एक्टिव है, और कहा जब भी बात की जाती है अक्सर बेशतर यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी बिना पर जो है जिनकी सरपरस्ती में तमाम तर काम हो रहे होते हैं। पहले तो ये है कि वो उन तमाम तर काली भेड़ों को एक साइड पर करने की ज़रूरत है और फुल फोर्स के साथ और फुल फोकस्ड होकर इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि कराची में ये पहले हम सिर्फ गलियों में रोते थे, अब जो है ये घर घर मंशियात जो है वो पहुँच रही है और लोग जो है वो इसके आदी भी हो रहे हैं, और अब जो है ये ऐसा ट्रेंड सेटर बन गया कि लोग अब इसको बुरा भी नहीं समझते हैं। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जितने भी रिहैब सेंटर्स कराची शहर में मौजूद हैं वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, किस तरीके से जब एक बच्चा
या कोई भी खातून है या कोई भी शख्स है जो नशा छोड़कर अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, वो अपने आप से जंग लड़ रहा होता है, तो उसको एक फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो मैं और आप उसको उस तरीके से नहीं दे पाते हैं। वहाँ पर भी हमारी भी काउंसलिंग की थोड़ी सी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद यही है कि कराची शहर में इस नासूर का खात्मा किया जाएगा और जल्द अज जल्द किया जाएगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।